आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बंगाल एक बार फिर से जल उठा है। बवाल चौतरफा देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश के कई शहरों में तोड़फोड़ और आगजनी की खबर है। शेख हसीना के विरोधी नेता की मौत के बाद यह बवाल बढ़ता चला जा रहा है। उस्मान हादी की मौत के बाद यह हिंसा भड़की हुई है। आवामी लीग के कई दफ्तरों में तोड़फोड़ की खबर है। बांग्लादेश में 2 मीडिया दफ्तरों में भी तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा लगा लेंगे बांग्लादेश कैसे जल रहा है, सुलग रहा है। एक बार फिर से शरीफ उस्मान हादी इनकलाब मंच के प्रवक्ता थे, जिन्हें पिछले शुक्रवार को राजधानी ढाका में गोली मार दी गई थी और इसके बाद इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था। लेकिन सिंगापुर के जनरल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ही मौत होने की खबर है। इनकलाब मंच ने गुरुवार रात को एक फेसबुक पोस्ट में उनकी मौत की पुष्टि की और उसके बाद से ही बांग्लादेश में कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू हो गए और प्रदर्शन के बाद हिंसा, बवाल, हंगामे की तस्वीरें चौतरफा सामने आ रही हैं। बांग्लादेश एक बार फिर से जल रहा है, सुलग रहा है और इस बार वजह है उस्मान हादी की मौत के बाद ही हिंसा भड़की हुई है। और ये तस्वीरें जो हैं बता रही हैं कि बांग्लादेश में हालात अभी क्या है। मेरे साथ बांग्लादेश के इन हालातों पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढी सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मुस्तफा अहमद मुर्शीद मेरे साथ में जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सीधे बांग्लादेश से मेरे साथ में जुड़े हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी मुस्तफा अहमद मुर्शीद जी, आपका बांग्लादेश में अभी हो क्या रहा है? इससे पहले भी जला है, सुलगा है बांग्लादेश, एक बार फिर से वही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। Good morning to everyone. First of all, मेरा खुशनसीब मैं आपका साथ में जुड़ा हूँ दिस सुबह में. Well, actually, this situation, हालात बहुत नाजुक है. Last night it was really horrific in the Dhaka capital. Um, हम सब लोग को पता है जो हादी साहब है उनका मौत हो गया सिंगापुर हॉस्पिटल में. इट वाज अनाउंस्ड बाय द अथॉरिटी लास्ट इवनिंग. उन लोग को जो अनुसारी है, फॉलोअर्स है, मोस्टली दे आर इस्लामिक मेंटालिटी, रादर इस्लामिस्ट मेंटालिटी. सो उन लोग का कहना है ये जो कुछ हुआ, खतरा हुआ हादी का साथ, इट वाज इंडियन कॉन्स्पेरेसी. एंड दिस फोर्सेस, उन लोग बेसिकली they stand actually anti-Indian. Okay, so they say that India is an aggressor, uh, and this is not good at all for Bangladesh. So that they are defying बट India. बट Their मुस्तफा जी, politics. बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो वहां के विद्रोह की आंदोलन की वजह से हुआ। तख्ता पलट की स्थिति आ गई और जब बाद में इन्वेस्टिगेट किया गया या फिर जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई, पाकिस्तान का बांग्लादेश में इन हालातों के पीछे अमेरिका का हाथ नजर आया। फिर मोहम्मद यूनुस ने कमान संभाल ली। इसमें एंटी इंडिया जैसी क्या बात है, या फिर इंडिया का नाम कहां से कैसे लिया जा सकता है? उस्मान हादी पर हमला करने वाले ये लोग कौन थे और क्या इसे इलेक्शन से जोड़कर भी देखा जाना चाहिए? Okay, first, I'm not that comfortable in Hindi, so if you please allow me in English, आप मिक्स may बोल I? सकते हैं, इंग्लिश। I try. I try. Okay. The thing is that हुआ कि जो हसीना regime का पतन हुआ, वो जो सब बिल्कुल यहाँ से जो डिसमेंटल हुआ का, तो कहना की था, yes, it was a part of game of ISI, and America's CIA का role है. But it was also true that Awami League government has received at that time people's a big no because of their many leaders corruption. Number one. Number two, but the whole movement, it
was, got mixed people's reaction. One is purely uh, आवामी लीग का खिलाफ, शेख हसीना regime का खिलाफ. Another force, it was highly militant, Islamic militant, जो लोग चाहता है कि जो ये हसीना equivalent Indian agent. It's their perception. So it's a mixed thing. And now, under the regime of Dr. Yunus, the interim government, still the forces, those who strongly believe that Hasina's shelter in India means, it is actually stand against the Bangladeshi stand. So these forces, extremely Islamic forces, they don't like India's this stand. That's the critical issue. Okay. So whatever now uh, is being mobilized on the street, on the surface, basically, these are the militant forces. So ultimately, whole thing, जो हुआ है, जो हादसा हो रहा है, सब कुछ का डायरेक्शंस होता है कि इंडिया के खिलाफ. That's their narrative. ठीक है. Okay. ये भी तो एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है. मतलब पाकिस्तान इसी राह पर तो खुद भी चल रहा था, बांग्लादेश को भी चलाया, और इसमें जो बांग्लादेश में आज के हालात हैं उसमें बड़े तौर पर आज तो पाकिस्तान का जिक्र होता है. कर्नल सोढी, बांग्लादेश एक बार फिर से जल रहा है, सुलग रहा है. अभी कुछ दिन पहले तक ये उम्मीद थी कि इलेक्शन हो जाएंगे तो हालात शायद सामान्य हो पाए, बांग्लादेश फिर से पटरी पर लौट पाए, लेकिन एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हालात. जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ. 9 जुलाई को इस साल जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने बयान दिया कि जिस तरह से चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए दिक्कत पैदा करेंगी. अगले ही महीने 4 अगस्त को लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी, जो कि पाकिस्तानी सेना के डीजी ISPR हैं, उन्होंने बयान दिया, विल स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट, यानी कि हम पूर्व से शुरू करेंगे. उनका मतलब था कि अगला जंग जो पाकिस्तान भारत पे करेगा, उसकी शुरुआत बांग्लादेश से होगी. ये जो बांग्लादेश में फिर हिंसा भड़की है, बल्कि पिछले साल 5 अगस्त के बाद जब तख्ता पलट हुआ, तब से बांग्लादेश ने कभी शांति देखी ही नहीं है. ये जो बार बार वहां अशांति हो रही है, सारी अशांति भारत विरोधी एक नजरिए से है. ये इसका मुख्य कारण सिर्फ एक है, वो है चीन और पाकिस्तान. क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में अंधाधुंध पैसा दिया जा रहा है, जिस तरह से अंधाधुंध बांग्लादेश को समर्थन दिया जा रहा है चीन और पाकिस्तान से, ये पूरी तरह बांग्लादेश को तैयार करें भारत के ऊपर तीसरा मोर्चा खोलने के लिए. रचना जी, पिछले साल 5 अगस्त से पहले भारतीय सेना की जो भी प्लानिंग होती थी, हम सिर्फ चीन पाकिस्तान के लिए करते थे. हमने कभी बांग्लादेश की तरफ प्लानिंग भी नहीं की, क्योंकि हमें पूरा अटूट विश्वास था कि बांग्लादेश हमारा मित्र देश है. लेकिन अब हमें 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयारी करनी होगी, बल्कि 3 फ्रंट भी नहीं, 3.5 फ्रंट. हमारे अंदर के जो लोग हैं उसकी तो हम बार बार बात करते हैं. आज भारत के लिए जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये एक साफ चेतावनी है आने वाला समय कैसे होगा. अगर हम में से कोई सोच रहा है कि बांग्लादेश में 1-2 साल बाद शांति आ जाएगी, इलेक्शन के बाद सब बदल जाएगा, कुछ नहीं होगा. बांग्लादेश हर साल भारत विरोधी होता रहेगा और कट्टर तरीके से होता रहेगा. और जब भी इलेक्शन होंगे, चाहे फरवरी में हो या जब भी हो, 2 ही पार्टी ने जीतना है, BNP और जमात, क्योंकि अवामी लीग को तो बैन कर दिया गया है. और इनमें से जो भी पार्टी सत्ता में आएगी, ये भारत की तरफ और कड़ा रुख अपनाएगी. मेरे कहने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है, बांग्लादेश में जो गतिविधियां हैं, इसे हमें गहरी उससे लेना चाहिए, क्योंकि ये एक संकेत है आने वाला समय कैसे होगा. जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग मोर्चों पर भारत को तैयार रहना होगा, संजीव श्रीवास्तव जी, चूंकि पड़ोसी देश है बांग्लादेश और बांग्लादेश में हालात बिगड़ेंगे तो भारत पर भी तो इसका असर होगा. किस तरीके से इस असर को आप देख रहे हैं? देखिए रचना जी, जैसा कि सोधी साहब ने बिल्कुल इंसाइटफुली बताया कि बांग्लादेश के फ्रंट पर हमें और अधिक अपनी जो सतर्कता है, सावधानियां हैं और अपनी जो तैयारियां हैं, किसी भी तरीके की साजिश
का एक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वो सब कुछ करके लगातार रखनी होगी। लगातार अपना जो पैनी नजर सारी स्थितियों पर बनाए रखनी होगी। और ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि बांग्लादेश में भारत के विरुद्ध अनेक तरीके की साजिशें रची जा रही हैं। हाँ। और उन साजिशों में बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंक परस्त ताकतें हैं, और पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है वो इसमें इन्वॉल्व है। अन्य देशों के डीप स्टेट एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ये जो खतरा है वो बांग्लादेश से निसंदेह बढ़ रहा है। और लेकिन बांग्लादेश हमारा एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ोसी राष्ट्र है। बांग्लादेश के लोगों के साथ भारत के जो कनेक्ट हैं, जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, और एक पूरी जो बांग्लादेश भारत की जो जेनेसिस है उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं, हमारे जो बांग्लादेश के राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं, मैंने उनकी बात सुनी। ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारत का जो प्रेजेंस है वो चाहे बांग्लादेश हो या साउथ एशिया का कोई भी राष्ट्र क्यों ना हो, छोटा राष्ट्र, वहां पर एक बहुत ही बड़ा ओवरवेलमिंग प्रेजेंस होता है। और उसकी वजह से, हालांकि भारत की मंशा ये नहीं होती कि हम किसी को अपने छोटे भाई इत्यादि की तरह ट्रीट करें। भारत सबको एक इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहता है, सभी के साथ एक अच्छे संबंध रखना चाहता है। लेकिन बांग्लादेश हो या अन्य साउथ एशिया के छोटे राष्ट्र हो, वहां पर भारत को एक चुनावी मुद्दे के तौर पर अनेक पार्टीज उछालने की साजिशें रचती हैं। और वर्तमान समय में ये जो हादी नामक जो व्यक्ति हैं जिनकी की हत्या हो गई है, उसके संदर्भ में भारत के ऊपर बेसलेस एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। कोई आधार नहीं है, कहीं से कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन इस तरीके की धमकियां देना और इस तरीके के बेसलेस एलिगेशंस लगाना, ये जाहिर है कि भारत को स्वीकार नहीं है। और जब इस तरीके की बातें वहां पे उठी तो हमने बांग्लादेश के जो उच्चायुक्त को तलब किया, नई दिल्ली के स्थित बांग्लादेश के उच्चायुक्त को, और उनसे अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है कि इस तरीके की जो बातें हैं वो नहीं होनी चाहिए। भारत के हाई कमीशन को जो थ्रेट दिया जा रहा है, जो भारत के पूरी एम्बेसी और जो हमारी जो स्टाफ है, जो हाई कमिश्नर हो या अन्य जो अधिकारी हो, सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। और जो बांग्लादेश की जो डिटेरियोरेटिंग, जो उसको लगातार बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सिचुएशन को इस अंतरिम सरकार को संभालना होगा। और इस अंतरिम सरकार की यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन आप देखिए रचना जी, तो ये अंतरिम सरकार अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने की जिम्मेदारी, बस 20 सेकंड के लिए रोक रही हूँ, दोबारा से लौटूंगी। बांग्लादेश हिंसा से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट भी मिल रहा है। बड़ी खबर ये कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के घर को जला दिया गया, फूंक दिया गया। जो उग्र भीड़ थी उसने शेख मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ की है। शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत पर बवाल इस कदर बढ़ गया कि शेख मुजीबुर रहमान के घर को फूंक डाला गया। उस्मान हादी की मौत के बाद में हिंसा भड़की और फिर भड़कती चली गई। अब जगह जगह जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आगजनी की हैं, बवाल की हैं। 2 मीडिया दफ्तरों में भी तोड़फोड़ और आगजनी हुई है और शेख मुजीबुर रहमान के घर को भी फूंक डाला गया है। संजीव जी, ये हालात तो और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी बांग्लादेश तख्ता पलट से पहले भी और तख्ता पलट के बाद भी लगातार सुलगा है, लेकिन अभी तो और ज्यादा वर्स्ट हो रहे हैं ना हालात। देखिए, जैसे कि मैं कह रहा था कि वहां पर अनेक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि भारत के विरुद्ध साजिशें रच रहे हैं और भारत का प्रिटेक्स्ट लेकर के, और जाहिर है कि इस आधार पर वो अनेक तरीके की हिंसा इत्यादि करके वो संभव है कि जो बांग्लादेश का जो वर्तमान का एस्टेब्लिशमेंट है या वहां का जो अपना डीप स्टेट है, वो इस पूरी इलेक्शंस को और अधिक टालने की भी साजिश के तहत ये किया जा सकता है। अभी फरवरी में इलेक्शन है, लेकिन ये प्रिटेक्स्ट दिया जाएगा कि अरे ये तो लॉ एंड ऑर्डर फिर से बिगड़ गया, अरे ये तो शांति भंग हो गई, ऐसे में इलेक्शंस कैसे कराए जाएं। तो फिर वो 6 महीने 1 साल के लिए आगे बढ़ जाएगी अंतरिम सरकार। और ये अंतरिम सरकार की जो जिम्मेदारी थी, जिसको कि मैं कह रहा था डे वन से इनकी जिम्मेदारी थी कि आप जल्द से जल्द वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर कीजिए और इलेक्शंस कराइए। ये जिम्मेदारी पूरी करने के अलावा शेष सारा काम उसने जो सरकार ने किया है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ संबंधों को बनाने की बात हो, यहाँ के साथ संबंधों को बनाने की बात हो, ये गैर गवर्नमेंट का कार्य नहीं होता कि आप विदेश नीति, रक्षा नीति पे जाकर के इतने बड़े निर्णय लें विदाउट पीपुल्स मैंडेट। आपका पहले कार्य ये था कि आप वहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर को जल्दी से जल्दी रिस्टोर करें, जो अराजकता है उसको। लेकिन उसको रिस्टोर करने की बजाय हमने ये भी देखा अल कायदा के आतंकियों को जेलों से छोड़ दिया गया। 12 साल तक बंद जो आतंकी थे उनको जेलों से छोड़ दिया गया। कट्टरपंथियों के ऊपर लचर रवैया अपनाया गया और सारा जो प्रकोप है, इस सारा जो कोप भाजन, सारा जो गुस्सा इस सरकार ने आवामी लीग और उनके समर्थकों पे उतारा है, उनके ऊपर सख्तियां बहुत, मतलब वो बदले की कार्रवाई ठीक तौर पर नजर आती है। खूंखार कैदियों को छोड़ दिया जाना, ऐसे नजदीकी। जी जी
बोलिए। ऐसे में ये जो पक्षपातपूर्ण जो तरीका है सरकार का, हाँ। ऐसे में तो हाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होंगे? और ऐसे में जाहिर है कि ये सरकार फिर से ये कहेगी कि अब अराजकता फैल गई है, हाँ। अब तो हम इलेक्शंस हो नहीं सकते ऐसे में फ्री फेयर। तो उसके बाद यूनुस साहब जो है 1 साल के लिए और अभी आगे बढ़ा लेंगे ये पूरा, तो इस तरीके ऐसा की लग भी संभावना रहा भी था हो कि सकती कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए इलेक्शन को लेकर जो क्लैरिटी है वो आ नहीं रही थी। फिलहाल जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को वो लाइव तस्वीरें हैं, बांग्लादेश के ढाका से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए हैं। बीती रात जिस तरीके से आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, उसके बाद बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए हैं। ये वो समर्थक हैं जो कि उस्मान हादी की मौत के बाद बवाल काटे हुए हैं, नारेबाजी हो रही है और ये जो गुस्सा है वो अब सड़कों तक आ चुका है। मुस्तफा अहमद मुर्शीद जी, ये जो तस्वीरें अगर आप देख रहे हैं, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए जरा बताइएगा, जिस तरीके से उस्मान हादी को गोली मार दी गई, अब तो मौत भी हो गई है, समर्थक कितने की संख्या में हो सकते हैं? वो जो जन सैलाब है वो कितने की संख्या में अब सड़कों पर उमड़ता हुआ नजर आ सकता है? और हालात अगर इसी तरीके से रहे तो मोहम्मद यूनुस को करना क्या चाहिए? मद्रासा जो स्कूल है वहाँ पर का है ज़्यादा, और कुछ लोग हैं जो जमात इस्लाम का जो यूथ फोर्स शिविर है, सो वो मिलजुल के ये फोर्स स्ट्रीट पे है, सड़कों पे है। ये चुनाव के ऊपर अल्टीमेटली सवाल जुड़ने के लिए जो there is the atmosphere is not really congenial to hold an election. And हम लोग जो एनालिस्ट है और प्रोग्रेसिव थॉट्स का है, हमारा सोच ये है कि जो some force है enjoying state power, चुनाव election without election or without being elected, they want to enjoy state power. They want to continue this enjoying state power, and that's mostly the Jamaat Islam. And they are basically now deeply connected with the Pakistan rulers. Sort of that these Bangladesh now again are kind of their imaginary East Pakistan is kind of another force or another wing of the present Pakistan against India. So this is how they want to operate without election. If there is election, if the चुनाव होगा तो कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा ना। BNP, let's say if BNP even comes to the state power, still they will not be that aggressive against India. They have to maintain some sort of foreign policy ठीक है, regulation. यानी आप कह रहे हैं कि That's चुनावों को ये प्रभावित short. करने जैसा भी है। और मोहम्मद यूनुस के हाथ से बात निकल चुकी है। आप रहिए मेरे साथ में। बांग्लादेश हिंसा से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट भी है। बांग्लादेश के मेमन सिंह जिले में हिंदू युवक की हत्या हो गई है। युवक को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर उसे जिंदा जला दिया गया। दीपू चंद दास नाम के हिंदू युवक को भीड़ ने जिंदा जला दिया। कारखाने में मजदूरी करता था मृतक दीपू चंद दास। उस्मान हादी की मौत के बाद जो हिंसा भड़की हुई है उसका असर अब इस तरीके से सामने आ रहा है कि वहां जो हिंदू युवक था उसे जिंदा जला दिया गया। ये बहुत ही डरावना है मुस्तफा अहमद जी। मतलब इससे पहले भी हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदू धार्मिक स्थलों को टारगेट किया गया, हिंदुओं के घरों को फूंक डाला गया। अब उस्मान हादी की मौत का जो असर है, क्या वो इस तरीके से भी सामने आएगा, फिर से हिंदू टारगेट पर? हम लोग का फियर है कि जो उस्मान हादी का डेड बॉडी आएगा दिस शाम के सिंगापुर से, तो कोई खतरा बार जाए, कोई ज्यादा का ज्यादा angriness would be mobilized on the street, and even down part even the grassroots level beyond the capital. This is our fear too. Yes, to many extent, you are right, or we are apprehending that our जो Hindu community hai, our beloved community, of course, we always love them, we protect them, but these Islamic forces with
यानी आप कह रहे हैं जो हालात अभी बने हुए हैं वो और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, और खासतौर पर तब जब उस्मान हादी की डेड बॉडी को बांग्लादेश लाया जाएगा। कर्नल सोढी, इसका मतलब तो और ज्यादा एहतियात अब मोहम्मद यूनुस को बरतने चाहिए। हालांकि इससे पहले भी ऐसी कोई चिंता उनके चेहरे पर दिखी नहीं। बांग्लादेश जलता रहा, सुलगता रहा और आज फिर से उसी मुहाने पर है। रचना जी, Security बिल्कुल। forces देखिए, पिछले should take साल 5 अगस्त के बाद मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में शांति लाने की कोई प्रक्रिया नहीं की है। जो इंसान सत्ता पे होता है, कुर्सी पे बैठा होता है, उसकी बातों में बहुत वजन होता है। हाँ। अगर मोहम्मद यूनुस ने पिछले साल गद्दी पे बैठने के बाद कड़े शब्द बोले होते, बांग्लादेश में किसकी हिम्मत नहीं होती हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने की, कोई भी मंदिर को बर्बाद करने की। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने चुप्पी साधी, और जब चुप्पी साधी जाती है तो ये हल्के में इशारा होता है, करते रहो जो कुछ करना है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और यही चीज हमने देखी किस तरह से पिछले साल 5 अगस्त के बाद लगातार हिंदुओं पे बांग्लादेश में अत्याचार होता रहा है, नहीं हो भी रहा है। किस तरह से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कि यहां तक कि ये जो जिहादी लोग हैं बांग्लादेश में, इन्होंने हिंदुओं पे तो अत्याचार किया, ईसाइयों पे तो किया, इन्होंने अपने मुसलमानों की कब्र खोदी जो कि सूफी संत थे, उनकी लाश को कब्र से निकाला और जला दिया गया। हमें पता है इस्लाम में मरने के बाद जलाते नहीं है, दफनाते हैं। हाँ। इन्होंने वो चीज की जो इस्लाम में नहीं लिखी। यानी कि ये जो लोग हैं, ये लोग सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, ये लोग सिर्फ पैसे के भूखे हैं। इन लोगों को किसी धर्म से, किसी लोगों से कोई प्यार नहीं है, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए। यानी अपने स्वार्थ के लिए बांग्लादेश को आज जलने सुलगने के लिए छोड़ दिया गया है, और अब यहाँ राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की ऐसी विरोधी हो गई हैं कि फिर एक दूसरे की जान लेने पर भी वो गुरेज नहीं कर रही। अगर उस्मान हादी को गोली मारी गई तो उसके पीछे कैसे और कौन से षड्यंत्र हैं, ये भी मोहम्मद यूनुस को पता लगाया जाना चाहिए। और जैसा अभी मुस्तफा जी कह रहे थे, शाम तक जब डेड बॉडी आएगी तो हालात और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। उसको लेकर भी पहले से इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश ऑलरेडी बहुत नुकसान झेल चुका है तख्ता पलट से बाद से आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए कर्नल सोढी, मुस्तफा अहमद मुर्शीद जी, साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।